नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवर पास्ट 3 इस एनसीईआरटी से अध्याय 3 चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, रूलिंग द कंट्री साइड। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी के लिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक इमेज है। इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई एक राजा बैठा है और इस साइड में ब्रिटिशर्स खड़े हैं। यहाँ पर जो सैनिक है, जो उसके सुरक्षा रक्षक है उसके इस कोर्ट के, राइट, ये कुछ यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो कोई बड़ा सा इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों एक्चुअल में ऐसा ये बड़ा इवेंट नहीं हुआ होगा, इस तरह की संभावना है। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। बट एक्चुअल में ये जो इवेंट हुआ होगा ये एक टेंट में हुआ था, इस तरह की संभावना है। ये इवेंट इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ था। फिर ये चित्र इस तरह से क्यों बनाया गया है? ये ब्रिटिशर्स की इमेजिनेशन है। ब्रिटिशर्स की इमेजिनेशन है। और दूसरी बात, ये चित्र उस व्यक्ति ने बनाया है जिस व्यक्ति को रॉबर्ट क्लाइव ने उनके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करने के लिए रखा था। राइट, तो इस तरह की इमेज से इस अध्याय को हम शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, राइट, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे हम डिस्कशन के फॉर्मेट में लेंगे। यहाँ पर आसान तरीका ये भी हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पॉइंट सीधा आपके सामने पेश कर दिए जाए, प्रस्तुत कर दिए जाए। बट मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक। इस तरह से दोस्तों ये मेरा प्रयास है, इसीलिए इस तरह से हम इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम बात करने वाले हैं द कंपनी बिकेम्स दीवान। कंपनी दीवान बन गई, राइट। अब कंपनी दीवान बन चुकी है। ये कब की बात है? ये बात है 12 अगस्त 1765 की। जी हाँ जी, ये बात है 12 अगस्त 1765 की, जब मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। और यही चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो इस इमेज में, इसी चीज़ को बताया गया है, राइट। और देखिए दोस्तों, के रॉबर्ट क्लाइव को ये चीज़ दी गई थी, ये दीवानी दी गई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ होगा एक टेंट में हुआ था, राइट, जहाँ पर कुछ इंग्लिशमैन और नवाब के कुछ लोग प्रेजेंट थे, इसके विटनेस थे। बट पेंटिंग में इस तरीके से दिखाया गया है कि ये एक बहुत बड़ा ओकेजन था, राइट, और बहुत बड़ी सम्मान की बात थी ब्रिटिशर्स के लिए। और जो 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 नवाब था, जो मुगल एम्परर था, ये भी इससे काफ़ी खुश था, काफ़ी हैप्पी था। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, राइट। अब ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं बनता है, बट सिचुएशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट बन भी जाता है। बिकॉज ब्रिटिशर्स किस नज़रिए से इस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहते थे इतिहास के लिए, राइट। देखिए दोस्तों, अब ये दीवान बन चुके थे। तो कंपनी यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करने वाली थी और टेरिटरी को कंट्रोल करने वाली थी। अब ये टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल थी, राइट। बट देखिए दोस्तों, ब्रिटिशर्स यहाँ पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी प्राइमरली ट्रेड ही करना चाहते थे, राइट। यहाँ से ये रेवेन्यू तो चाहते थे, कर तो वसूल करना चाहते थे, बट कर वसूल करने के लिए कोई एक व्यवस्था को ये क्रिएट नहीं करना चाहते थे शुरू के दिनों में। ऐसा हमें देखने को मिलता है। और तकरीबन 2 दशक तक सिस्टम इसी तरीके से चलता है। इसके बाद ये एक सिस्टम लेकर आते हैं, बाद में उसे उसमें और इम्प्रूवमेंट करते हैं। बट इस सिस्टम की प्रॉब्लम को समझने के बाद दोस्तों इसे पूरी तरह से बदल देते हैं। नॉर्थ के लिए एक अलग सिस्टम को रखते हैं, राइट, साउथ रीजन के लिए एक अलग सिस्टम को रखते हैं। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के मौजूदगी में हुई होंगी, राइट। लेकिन जिस तरीके के चित्र में दिखाया गया है, इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस
चित्रकार ने बनाया है, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने उसके जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, एक इम्पोर्टेंट इवेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। यहाँ पर दीवान के तौर पर कंपनी ने दीवान के तौर पे कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। राइट, मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाना और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। राइट, अब कंपनी को यहाँ पर दो चीजें करनी थी दोस्तों। जो टेरिटरी इसके अंडर आती है, इस पे शासन चलाना था, और आमदनी को बढ़ाने का एक व्यवस्थित तरीका ढूंढ के निकालना था। राइट, इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था। ओके, और अपने लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए दोस्तों, इस कंपनी को अब एक तरीके से एक ऐसा रास्ता आमदनी जुटानी थी, एक डिफरेंट वे के माध्यम से। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती बेचती रहे, बिकॉज वो एक व्यापारी कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इसलिए उसे इस चीज़ को भी इंश्योर करना था कि जिस प्रोडक्ट की उसे ज़रूरत है उसे वह बाय करते रहे, और बाय करने के बाद उसे सेल करते रहे, बिकॉज प्राइमरी फंक्शन इस कंपनी का यही था। ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो एज अ ट्रेडर के रूप में यहाँ पर आए थे। बट जैसे जैसे दोस्तों टाइम बीतता गया, समय निकलता गया, समय के साथ कंपनी इस बात को समझ गई कि दोस्तों बाहरी ताकत होने की वजह से, राइट, बीइंग एन एलियन पावर होने की वजह से, बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो लोग गांव देहात में पहले शासन चला रहे थे, पहले शासन चला चुके थे, और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत मौजूद थी। राइट, एक तरीके से वो उनके पास अथॉरिटी भी थी, और वहाँ के लोग उन्हें मानते भी थे, प्रेस्टिजियस भी वो लोग थे। मतलब उनके पास ताकत और सम्मान वहाँ पर दोनों था। ऐसे जो लोग थे दोस्तों, जिनके हाथों में स्थानीय सत्ता रह चुकी थी, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था कंपनी के लिए, बट दोस्तों उन्हें पूरी तरीके से नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता था। उन्हें पूरी तरीके से एंटायरली उन लोगों को एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता था, उन्हें ख़त्म भी नहीं किया जा सकता था। फिर अब ये कंपनी ये काम कैसे करेंगी? राइट, ये काम अब कैसे किया जाएगा? तो इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हमारे सामने रखी गई है। इस अध्याय में हम देखने वाले हैं कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को किस तरीके से अपना उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, राइट, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, और मन माफिक फसलों की खेती किस तरह करवाई, वो क्रॉप किस तरीके से प्रोड्यूस कराए जिन क्रॉप की उन्हें ज़रूरत थी, जिस क्रॉप की डिमांड थी ब्रिटेन में। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी की आमदनी से, अर्थात कंपनी के रेवेन्यू से। शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं। तो कंपनी दीवान बन चुकी थी, बट दोस्तों अभी भी एक ट्रेडर की तरह ही इनका प्राइमरली फंक्शन था। राइट, कंपनी अपने लिए रेवेन्यू चाहती थी, काफ़ी अच्छी तरह से रेवेन्यू चाहती थी, बट कंपनी ये नहीं चाहती थी कि कोई एक रेगुलर सिस्टम को वो इंट्रोड्यूस करे, जिसके माध्यम से असेसमेंट किया जा सके और कलेक्शन किया जा सके रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू का। राइट, तो देखिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए, ये कंपनी के सामने तो एक क्वेश्चन मार्क था दोस्तों। कंपनी यहाँ से कॉटन और सिल्क को कम दामों पे खरीदती थी, और उसी से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था, बाद में कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ पे अच्छे दामों में बेचती थी। अगर देखा जाए तो 5 साल के अंदर में दोस्तों यहाँ पर से जो गुड जाती थी, उसकी वैल्यू डबल हो गई। राइट, एक तरीके से उसकी जो वैल्यू थी वो डबल हो गई। अब 1865 से पहले कंपनी क्या करती थी दोस्तों? 1865 से पहले की बात है, गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से ट्रेड किया करती थी। पर 1865 के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ से मिलने वाले रेवेन्यू का यूज़ कर ही यहाँ से ये चीज़ों को खरीदते हैं, और बाद में उसे अपने यहाँ भेजते हैं, उस पर जो काम करना है वो करते हैं, और मार्केट में उसे बेचते हैं। तो एक तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर वहाँ से आया करते थे, वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, उस पर रोक लग जाती है। तो एक प्रॉपर जो इकोनॉमी थी बंगाल की, वो इकोनॉमी पर इसका असर गिरता है। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन अ बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज फॉर द एक्सपोर्ट। जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही थी, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा अब ब्रिटेन से नहीं आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास का धन यूज़ नहीं कर रही थी, बल्कि वो पैसा यूज़ कर रही थी जो पैसा वो रेवेन्यू के माध्यम से कलेक्ट कर रही थी। राइट,
तो एक बार हिंदी में इसे पूरी तरह से देखते हैं कि किस तरीके से सही इसका ट्रांसलेशन बनता है हिंदी में, अपने हिंदी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। कंपनी अब दीवान तो बन गई थी, लेकिन दोस्तों कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन वह अभी भी एक तरह से व्यापार, अपने आप को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसका आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में कंपनी हिचकिचा रही थी। राइट। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर चीपली प्राइस पर कॉटन और सिल्क के क्लोथ को यहाँ से परचेज करे, यहाँ से खरीदी करे। राइट। इसी कारण देखा जाए तो 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था, डबल हो चुका था। राइट। कुल मूल्य 5 साल के अंदर दोस्तों डबल हो चुका था, इतना ये बढ़ चुका था। अब 1866 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। 1865 के पहले इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। अब दोस्तों कंपनी को ये करने की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ों को कंपनी खरीदा करती थी। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही सही तरीके से अब समझ में आ चुकी होंगी। जल्द ही दोस्तों यह जाहिर हो चुका था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कारागिर जो आर्टिशंस थे, कारागिर जिन्हें कहते हैं, ये गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचना पड़ता था, उनसे जबरन चीज़ों को खरीदा जाता था। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारागिरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती की दोस्तों काफ़ी हालत खराब हो रही थी। राइट। खेती की जो दिशा थी, मतलब खेती का जो स्टेटस था, ये खराब हो रहा था। 1770 में एक वहाँ पर अकाल पड़ता है बंगाल में दोस्तों, एक फैमिन पड़ता है जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। इस अकाल से लगभग 1/3 आबादी पर इसका असर पड़ता है। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मतलब इस अकाल में बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई। राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खेती में सुधार की ज़रूरत थी। खेती में, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी, और आज भी दोस्तों खेती में सुधार की आवश्यकता पहले जितनी थी उतनी ही है। आज की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, बट फार्मर्स तक ये नहीं पहुंची है। जो एक्सटेंशन एजेंसीज़ है, इनका एक तरह से ये फेलियर है। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आज ये भी है कि हमारे जो फार्मर्स है, इनका जो पर्सपेक्टिव है, इसे चेंज करना एक्सटेंशन एजेंसीज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। खेती में सुधार की ज़रूरत। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रन, कुड द कंपनी बी सर्टन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपने राजस्व के आय के बारे में आश्वस्त कैसे रह सकती थी? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बेहद ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट द इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी encouraged एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। अब ये चीज़ किस तरीके से की जाएंगी? राइट। ये जो सुधार लाने की ज़रूरत है, इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये इनके सामने एक चैलेंज था। इस सवाल पर 2 दशकों तक दोस्तों इनके बीच में बहस चलती है। 2 डेकेड्स तक इस पर डिबेट होती है। इस सवाल पर ही ये सोचते रहते हैं कि हाउ वॉज दिस टू बी डन, किस तरीके से इसे पूरा किया जाए। आखिरकार फाइनली क्या होता है, कंपनी ने 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। जो राजा और तालुकदार थे, इन्हें जमींदार के रूप में रिकग्नाइज्ड किया जाने लगा, मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। देखिए दोस्तों, कंपनी ने इन्हें क्या काम सौंपा कि आप किसानों से रेंट कलेक्ट कीजिए, रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और ये कंपनी को सौंपिए। राइट। ये काम इन लोगों को दिया गया।
उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। मतलब जो पेमेंट ये पे करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया था उस समय के लिए, स्थायी रूप से ये तय कर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि भविष्य में इसमें इजाफा नहीं किया जाने वाला था। अंग्रेजों को लगता था कि इस तरीके से अगर ये चीज़ों को लेकर चलते हैं तो नियमित रूप से इन्हें राजस्व मिलता रहेगा, इनके पास पैसा आता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। बिकॉज इन्होंने दोस्तों इसे परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया था। इस तरीके की ब्रिटिश ऑफिशियल्स की उस समय सोच थी, ऐसा ये सोच रहे थे। बट अब इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को कुछ प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होने वाला था दोस्तों, कि रेट तो फिक्स्ड कर दिया गया था और इसमें आने वाले दिनों में किसी भी तरीके की चेंज करने की संभावनाएं नहीं थी। ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि इससे सुधार भी होगा और जो ज़मींदार है ये लोग भी मुनाफे में रहेंगे। मगर ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, जिसे स्थायी बंदोबस्त हम हिंदी में कहते हैं, इसने कुछ समस्याएं पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। राइट, जो ज़मींदार थे ये ज़मीन सुधार के लिए, लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च करने को तैयार नहीं थे। इस तरीके की चीज़ें डिस्कवर्ड करते हैं, देखने को मिलती है कंपनी ऑफिशियल्स को। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था दोस्तों, वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी आ रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो रहे थे, राइट, जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में फेल हो रहे थे, विफल हो रहे थे, उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। उनसे उनकी ज़मींदारी को छीन लिया जाता था। वो अब वो मतलब ज़मींदार नहीं रहते थे। सीधी सीधी बात ये रहेंगी, जब ज़मींदारी ही चली जाएंगी तो ज़मींदार ज़मींदार कैसे रहेगा। बहुत सारी ज़मींदारों को कंपनी ने इस तरीके से, मतलब कंपनी नीलाम कर चुकी थी, बहुत सारी ज़मीन को कंपनी ने ऑलरेडी नीलाम कर दिया था। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और दोस्तों इसी इसी वजह से जो ज़मींदार थे, इन्हें ज़मीन की बेहतरी में किसी भी तरीके की दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी ज़मीन ही गंवा चुके थे। मतलब जो इनिशियल ईयर थे, शुरुआत थी इस सिस्टम की, उसी आ, उसी समय ये अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही थी। तो दोस्तों जो ज़मींदार बचे रह गए थे, इन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम इस समय फेस करनी पड़ रही थी, खतरा उठाना पड़ रहा था। खतरा उठाए, एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो काफ़ी प्रॉब्लम ज़मींदार को क्यों होने लगी, बिकॉज जो इन्होंने रेट फिक्स्ड कर दिया था परमानेंटली, तो रेट को फिक्स कर दिया था, बट ये रेट काफ़ी ज़्यादा था। और ये इतना रेट ज़्यादा होने की वजह से, इतना पैसा इन्हें ज़्यादा पे करने की आवश्यकता थी, जो ज़मींदार आसानी से नहीं कर पा रहे थे। बट उनकी इमेजिनेशन ऐसी थी कि हमने रेट को फिक्स्ड कर दिया है, हमारे पास पैसा आता रहेगा, ज़मींदार भी फ़ायदे में रहेंगे। ज़मींदार फ़ायदे में रहेंगे तो वे ज़मींदार क्या करेंगे, उनके पास जो पैसा आ रहा है उससे, और उस पैसे को और इन्वेस्ट करेंगे खेती में, जिससे ज़मीन सुधार भी होगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे दोस्तों, तब तक ज़मींदार ऐसा ही करते रहे, उन्होंने सुधार की परवाह नहीं की। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अदर हैंड की अगर हम बात करें, तो कैसी सिचुएशन थी। गाँवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दे रही थी। In the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. ये व्यवस्था काफी दमनकारी दिखाई दे रही थी, राइट। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ही ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। एक तरीके से किसान तो इनसिक्योर थे, ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था, और जो लगान उन्हें देना था, ये लगान भी ज़्यादा था। इस वजह से देखा जाए तो किसान भी खुश नहीं थे, बिकॉज उनकी ज़मीन ही सुरक्षित नहीं थी। सुरक्षित मतलब इनसे सिक्योर तो नहीं थी ना, एक तरीके से इनसिक्योरिटी में ही वो काम कर रहे थे। और जो कोई भी व्यक्ति दोस्तों इनसिक्योरिटी में काम करेगा, तो क्या वो अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर सकता है? जाहिर सी बात है कि नहीं कर सकता है। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे दोस्तों, तो उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था।
अगर अगर वो लगान चुकाने में फेल हो जाते थे तो उन्हें अपने पुश्तैनी ज़मीन से, उस ज़मीन से जिस ज़मीन को वो जनरेशन से कल्टीवेट करते आ रहे हैं, उनसे उन्हें इविक्ट कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इस नई व्यवस्था में थी। राइट, आई होप कि आपको ये समझा होगा। आगे चलते, मतलब आसानी से समझाऊंगा, समझने जैसी तो इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं है। राइट, हिस्ट्री को ही हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दे के पढ़िए। अगर देखिए, अगर आपको बोर होने लग जाए, स्टडी करते समय आपको बोर फील करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए उसे रोक दीजिए। बिकॉज ऐसे में अगर आप कुछ चीज़ को करोगे भी ना, तो वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी और टाइम ही बर्बाद होगा। थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया कीजिए बीच बीच में। अब हम बात करते हैं न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, एक नई व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. अब देखिए, 19th सेंचुरी तक आते आते जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ये इस बात पर एक तरीके से पूरी तरह से तय, मतलब उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसे चेंज करना आवश्यक है। How could revenue be fixed permanently at a time when company needed more money to meet expenses of administration and trade? Right. तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को यह बात में यकीन आ चुका था कि राजस्व का बंदोबस्त दोबारा दोबारा करना चाहिए और ये करना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार व्यापार खर्चे के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है दोस्तों, तो स्थायी रूप से राजस्व तय करके कैसे काम चल सकता है, कैसे ये पैसा आ सकता है। तो एक नई सिस्टम लाई जाती है। अब ये सिस्टम पहले नॉर्थ के लिए लाई जाती है और इसी तरह की दूसरी सिस्टम साउथ के लिए लाई जाती है। तो पहले हम नॉर्थ में जो सिस्टम आई थी इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जिसे एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हम आज की तारीख में कहेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसीज, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट, एक इंग्लिशमैन थे जिन्हें हॉल्ट के नाम से जाना जाता है। राइट, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था को तैयार किया था। 1822 में दोस्तों इस व्यवस्था को लागू किया गया और 1822 में हॉल्ट मैगनीज ने जिस व्यवस्था को बनाया था, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर उत्तर भारतीय समाज में गांव गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। राइट, इंडियन सोसाइटी में दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, ऐसा मैकेंजी का बिलीफ था, उसका विश्वास था। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। तो दोस्तों, मैकेंजी के डायरेक्शन के अंडर जो कलेक्टर्स थे ये गांव-गांव गए, इन्होंने गांव-गांव को इंस्पेक्ट किया, गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। और जो दोस्तों विभिन्न समूह थे, ग्रुप थे, इनके जो डिफरेंट रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, इन्हें भी दर्ज किया गया, इन्हें भी नोट किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस एरिया का सर्वे ही किया गया था। राइट, रीति रिवाजों को नोट किया गया। गांव के एक एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाने लगा। ग्राम समूह को महल यहाँ पे कहते थे। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन संशोधन के लिए रखा गया, मतलब संशोधन की गुंजाइश उसमें रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने की अब जिम्मेदारी किसे दी गई यहाँ पर दोस्तों? पहले तो जमींदार हुआ करते थे, बट यहाँ पर अब राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी विलेज हेडमैन को दी गई। जमींदार के पास इस जिम्मेदारी को नहीं सौंपा गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सेटलमेंट। इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी आज की तारीख में ज़्यादातर एरिया उत्तर प्रदेश में आता है। एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेगनीज। दोस्तों, इन्होंने इस एरिया के लिए एक नई सिस्टम को क्रिएट किया और 1822 में इसे लागू किया। अब देखिए, इनका विश्वास था, मैकेगनीज का विश्वास था कि विलेज आज भी उस समय एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी के लिए और इसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो मैकेगनीज के डायरेक्शन में जो कलेक्टर्स थे ये गांव-गांव गए, इन लोगों ने उन गाँव का सर्वे किया,
ज़मीन को मापा, लैंड रिकॉर्ड्स, और ज़मीन को मापने के साथ साथ वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप रह रहे हैं, इनके क्या कस्टम्स हैं, इनके किस तरीके के अधिकार है, जातिगत इन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरह के कस्टम्स इनमें देखने को मिलते हैं, ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के द्वारा नोट की गई। और दोस्तों, प्लॉट के एस्टिमेशन के हिसाब से किस तरीके का रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, इसे डिसाइड किया गया, और एक तरीके से हर गांव को महल के रूप में देखा गया। और ये जो रेवेन्यू में लेने वाले थे, कलेक्ट करने वाले थे दोस्तों, इसे परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया, इसे रिवाइज करने की संभावना रखी गई। अब किसके हाथों में ये जिम्मेदारी दी गई, कौन इस टैक्स को कलेक्ट करेगा, तो ये विलेज हेडमैन होंगे। पहले ये ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदारों को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसी सिस्टम को महालवारी सेटलमेंट के नाम से जाना गया, महालवारी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंद्रो सिस्टम के बारे में, मुंद्रो व्यवस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश टेरिटरीज जो कि साउथ में थी, राइट, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया, मतलब परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया से इसे दूर रखा गया था, राइट। यहाँ पर दोस्तों जिस सिस्टम का यूज़ किया गया, ये रैयतवारी सिस्टम थी, राइट। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित की गई, उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, व्यक्ति का नाम है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में किए गए कुछ इलाकों पर इस व्यवस्था को आजमा कर देखा था। थॉमस मुंद्रो ने दोस्तों इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड एंड मुंद्रो फेल्ट दैट द साउथ देयर वेयर नो ट्रेडिशनल जमींदार। और देखिए दोस्तों, रीड और मुंद्रो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क यह भी था कि सीधे किसान किसान जिन्हें रैयत कहते हैं, से बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, जो लोग पीढ़ियों से ज़मीन को जोतते आ रहे हैं, उस पर खेती करते आ रहे हैं, इनसे ही दोस्तों सीधा डील किया जाना चाहिए। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग तरह से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुंद्रो का दोस्तों यहाँ पर यह भी मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुंद्रो थॉट दैट द ब्रिटिशर्स कुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर, किस पिता के भांति पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रयत अंडर देयर चार्ज, कि एक तरह से पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए ब्रिटिशर्स ने, ऐसे मुंद्रो सोचा करते थे, इस तरह की उनकी सोच थी। ऑल वॉज नॉट वेल, बट सब कुछ तो ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू किए जाने के बाद कुछ सालों के भीतर ही इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगी, राइट। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। ज़मीन से मिलने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में, ज़्यादा आमदनी मिलने के चक्कर में जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, इन्होंने ज़्यादा ही हाई रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स कर दिया था। इनकी ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड थी। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों ने, जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, आशावादी अफसरों ने दोस्तों, उन्हें ये उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखा जाए तो नई व्यवस्था का परिणाम भी एक अलग तरह से हमें देखने को मिलता है, राइट। प्लानिंग तो इनकी काफ़ी अच्छी थी, मुंद्रो की सोच भी अच्छी थी, बट दोस्तों उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते समय इन लोगों के द्वारा जो रेवेन्यू फिक्स किया जा रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा था, जिसे किसान पूरी तरीके से पे नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज देखिए, जिस जिस वक्त हम पेपर पे कोई चीज़ को प्लान करते हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू, दोस्तों वो पूरी तरीके से सक्सेस होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है वेदर पर, राइट। अगर बरसात अच्छी होंगी तो पानी अच्छा मिलेगा, पानी अच्छा मिलेगा तो खेती अच्छी होंगी, बट अगर बरसात ही अच्छी ना हो पाए तो किस तरह से अच्छे से खेती हो पाएगी, राइट। इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखना पड़ती है। यूरोप के लिए फसलें, भाई क्रॉप फॉर यूरोप। The Britishers also realized that countryside could not only yield revenue, it could also grow the crop that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo.
अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वह यूरोप को ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी यहाँ से पैदा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भेजी जा सकती है यूरोप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो 18th सेंचुरी तक दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अफीम और नील की खेती पर कंपनी ने पूरा जोर लगा दिया था, ज़्यादा फोकस किया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। राइट। In the century and a half that followed, the Britishers pursued or forced cultivation in various parts of India to produce other crop, jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, now in Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras। तो इन एरिया में इन फसलों को लिया जाना चाहिए, इन फसलों की खेती की जानी चाहिए, ऐसी ज़बरदस्ती ऐसा ट्राई ब्रिटिशर्स कर रहे थे। कौन कौन से एरिया थे? जूट बंगाल में, टी असम में, आज भी दोस्तों असम में टी काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंसेस में, उत्तर प्रदेश में। वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, राइस मद्रास में। बट ये किस तरीके से किया जाए, ये कैसे किया जाए, जो ये करना चाहते थे इसे कैसे कर पाएंगे? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए दोस्तों। इनमें से एक तरीके के बारे में इस अध्याय में अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर आपको दो इमेजेस देखने को मिलती है। दो इमेजेस में क्या समानता है? तो यहाँ पर आपको कलर सिमिलर देखने को मिल सकता है। एक इमेज जो बनाई गई है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में, आई थिंक आंध्र प्रदेश के एरिया में बनाई गई है, कलमकारी प्रिंट है। और दूसरी इमेज मॉरिस ने बनाई है, और ये कॉटन प्रिंट है, और ये 19th सेंचुरी में बनाई गई थी इंग्लैंड में। और दोस्तों ये 20th सेंचुरी में बनाई गई थी इंडिया में। राइट। तो देखिए, इंडिया में ये जो प्लांट था इंडिगो, उससे बनने वाले कलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और ऐसी संभावना है कि यहाँ पर जिस कलर का प्रयोग किया गया है, ये कलर भी इंडिया से ही वहाँ गया था। राइट। डस कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या रंगों का भी अपना इतिहास होता है? यहाँ पर दो फिगर हमारे सामने थी, एक था फिगर नंबर 5 और एक थी फिगर नंबर 6। दिस इज फिगर नंबर 5 एंड दिस इज फिगर नंबर 6। ये फिगर एक इंडियन ने बनाई है, ये फिगर एक ब्रिटिशर्स ने बनाई है जिनका नाम मॉरिस था। राइट। यहाँ पर हमें दो चित्र देखने को मिलते हैं, 5 और 6। 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पर हमें सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में दोस्तों ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलमकार ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात तो कॉमन है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि यह रंग किस तरह से पैदा किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया जो रंग था, ये रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उस समय भारत दुनिया में सबसे बड़ा नील का उत्पादक था। नील यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था। तो दोस्तों, भारत में जो नील उगाया जाता था, इसकी मांग की क्या स्थिति थी? वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? कि इंडिया में जिस इंडिगो को कल्टीवेट किया जाता था उसकी ही डिमांड ज़्यादा क्यों थी? देखिए दोस्तों, इंडिगो प्लांट प्राइमरली ग्रो करता है ट्रॉपिक्स में। इसे ट्रॉपिक्स का टेम्परेचर चाहिए, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में यह आता है। अब हम 13th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चरर। अब देखिए दोस्तों, 13th सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो था, ये क्लोथ मैन्युफैक्चरर यूज़ करते थे इटली के, फ्रांस के और ब्रिटेन के क्लोथ को डाई करने के लिए। राइट। फिर भी दोस्तों देखा जाए तो एक स्मॉल अमाउंट में इंडिगो
यूरोप के मार्केट तक पहुंचा था और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। European cloth manufacturer therefore had to develop another plant called wood to make violet and blue dyes. बट यूरोप के मार्केट में दोस्तों, यूरोप के क्लोथ मैन्युफैक्चरर जो थे ये एक दूसरे प्लांट का यूज़ किया करते थे जिसका नाम वुड था, और इससे वायलेंट और ब्लू डाइस बनाई जाती थी। राइट। अब देखिए, इंडिया का जो इंडिगो था ये काफ़ी कम मात्रा में वहाँ तक पहुँचा था, बट इसकी प्राइस ज़्यादा थी। तो यूरोप में दोस्तों इसका एक अल्टरनेट था जो कि वोट का प्लांट था। राइट। अब दोनों प्लांट में फ़र्क ये था दोस्तों कि वोट से जो कलर बनते थे ये डल होते थे, उतने उतने अच्छे नहीं होते थे जितने इंडिगो से बनते थे। राइट। तो इंडिगो के माध्यम से कलर को अगर आप डाई मतलब इंडिगो इस कलर का प्रयोग करते हो तो कपड़ा आपको अच्छा दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू वुड। राइट। अब वुड प्लांट की एक प्रॉब्लम ये थी कि टेम्परेट जोन में ही आता था। तो टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो यूरोप में इसकी अच्छे से खेती हो उस समय होती होंगी। तो देखा जाए दोस्तों तो इटली, साउदर्न फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन में अलग अलग जगह पे इसकी खेती होती थी। और एक तरीके से इसके जो ग्रोवर थे ये चिंता में थे बिकॉज इंडिगो इसे डायरेक्ट कम्पीट कर रहा था। तो वुड प्रोड्यूसर अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि इंडिगो के इंपोर्ट पर आप बैन लगाइए, बिकॉज अगर इंडिगो इंपोर्ट होने लगा तो वुड जो है इस पर इसका असर होगा और काफ़ी प्रॉब्लम में ये लोग आ सकते हैं जो इसे ग्रो कर रहे थे। इसके जो ग्रोवर थे और इसके जो मैन्युफैक्चरर थे जो इस डाई का यूज़ करके मतलब जो इस कलर का यूज़ करते थे क्लोथ को कलरिंग करने के लिए। राइट। इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। क्लोथ डायर हावेवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। फिर भी दोस्तों इंडिगो को ही लोग ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसका जो कलर था ये बेहतर था वोट से। राइट। वोट का कलर पेल और डल था, बट इंडिगो का कलर दोस्तों उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा था। रिच ब्लू कलर इंडिगो दिया करता था। और 17th सेंचुरी के आते आते दोस्तों, by the 17th century the European cloth producer persuaded their government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingue. अब फ्रेंच सेंट डोमेनिक में इंडिगो को कल्टीवेट कर रहे थे जो कि कैरेबियन आइसलैंड में है। पोर्तुगीज इसका उत्पादन ब्राज़ील में कर रहे थे। ठीक है। इंग्लिश इसका उत्पादन जमैका में कर रहे थे। स्पेनिश इसका उत्पादन वेनेजुएला में कर रहे थे। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूरोप के जो अलग अलग देश थे ये इंडिगो का उत्पादन अलग अलग जगह पे कर रहे थे जिस इंडिगो का ये प्रयोग कर पा रहे थे। राइट। तो देखा जाए दोस्तों तो वुड पर निर्भर नहीं रह सकता था ब्रिटेन भी। सो इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो कम अप इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में भी दोस्तों काफ़ी भागों में इसका प्लांटेशन होने लगा था। 18वीं सेंचुरी के आते आते या आई मीन 18वीं सेंचुरी के जाते जाते बाय द एंड ऑफ द 18th century द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dye. While the demand for indigo increased, its existing supply from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, production of indigo in the world fell by the half. Cloth dyer in Britain now desperately looked for a new source of indigo supply, from where कुड द इंडिगो प्रोड्यूस्ड। तो देखिए इंडिगो जिस जिस जगह से नहीं मिल रहा था वहाँ पर इसका सप्लाई एक तरीके से बाधित हो गया। कहा देखा जाए कि दुनिया भर से जो इंडिगो यूरोप में पहुँच रहा था ये आधा हो गया। और इस वजह से दोस्तों हाँ, जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे ये चिंता में थे बिकॉज क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टेटस था यूरोप का ये बढ़ चुका था। इसमें ग्रोथ हो रही थी, बट इनके पास अब डाइज नहीं थे, कलर्स नहीं थे। तो ये कलर की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी की जाएंगी? दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत मतलब दुनिया को जिस नील की ज़रूरत थी, यूरोप को जिस नील की ज़रूरत थी, ये नील अब कहाँ से आएगा, कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क इनके सामने आ चुका था। ओके दोस्तों, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो अब देखा जाए तो ब्रिटेन की ये डिमांड पूरी करने के लिए वो भारत की तरफ देखने लगे, भारत में दिलचस्पी लेने लगे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी भी दोस्तों अब यहाँ पर किस तरीके से
नील की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये ज़रिए तलाश करने लगी, ये रास्ते देखने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में, राइट, ये सब चीज़ें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब नील की खेती कैसे होती थी इस पर बात करते हैं। From the last decade of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo come to be dominate the world market. देखा जाए दोस्तों तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती ने तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजार में छा गया था। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो बंगाल में जो नील उत्पादन हो रहा था, इसकी क्वालिटी को देखा जाए तो इसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही थी। अब 1788 में देखा जाए तो 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। तो 1788 में भारत से जो नील ब्रिटेन में जाता था, इसका जो शेयर था ये 30% था। और दोस्तों 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा अगर आप देखें तो 1788 में ये कितने प्रतिशत था, ये 30% था। और 1810 में दोस्तों तकरीबन 12 और 10 22 सालों में इसका जो शेयर था ये 95% हो चुका था। तो इतना तकरीबन कितना शेयर में बढ़ा था, तो 65% शेयर इंक्रीज हुआ था। कितने सालों में, सिर्फ 22 सालों में। तो आप देखा जाए तो कितना एरिया बढ़ा होगा, कितना जो एकरेज था अंडर द कल्टीवेशन ऑफ नील, इसे इंक्रीज किया गया होगा। ये भी हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक तरीके से हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसरों और व्यापारिक एजेंटों ने नील के उत्पादन में पैसा लगाना भी शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के कारोबार में अपना ध्यान दिया, अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे के चक्कर में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए, उन्होंने यहाँ पे नील के बागान लगा दिए। राइट, नील के बागान लगाने के लिए पैसा लगाया। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें पैसा दिया गया, इसके लिए कर्ज दिया गया। मतलब ये बैंक के माध्यम से इन्हें कर्ज देने के लिए भी तैयार थे। ये सब चीज़ें उस समय यहाँ पर हो रही थी, ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो, ऑल बिकॉज ऑफ दिस नील। अब दोस्तों नील की खेती कैसे होती थी, हाउ वॉज द इंडिगो कल्टिवेटेड। दो तरह से दो सिस्टम है इसके कल्टीवेशन में, एक है नीज और एक है दूसरी है दोस्तों रेती, राइट, रयोती। Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in land directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired labor. देखिए दोस्तों, पहले कल्टीवेशन की सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें जो लैंड होता था ये कल्टीवेटर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था, या वो इस लैंड को रेंट पे लेता था और रेंट पे ज़मींदार से इस लैंड को रेंट पे लेता था और लेबर के माध्यम से यहाँ पर खेती करता था। राइट, ये था पहला सिस्टम। बट इस सिस्टम की भी अपनी कुछ समस्याएं थी। अब इस सिस्टम की अपनी क्या समस्याएं थी, नीच खेती में भी क्या समस्याएं देखने को मिलने लगी। बागान मालिकों को नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। जो बागान मालिक थे, इन लोगों को नीच खेती का जो क्षेत्रफल है इसे इंक्रीज करने में प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे, डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन अ फर्टाइल लैंड। अब देखिए दोस्तों, इसकी खेती जो है, नील की जो खेती है ये सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पे की जा सकती है। ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले से ही ज़्यादा होती है। जो ज़मीन उपजाऊ होती है यहीं पर तो सेटलमेंट होने लगती है, यहाँ पर ही तो लोग आकर बसने लगते हैं। राइट, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पा रहे थे। और उन्हें जो ज़मीन मिल रही थी दोस्तों, जो प्लॉट उन्हें मिल रहे थे ये तो स्मॉल थे। जहाँ फर्टाइल ज़मीन थी उसके प्लॉट कम थे, छोटी मात्रा में थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इसी तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ मिल सकती थी। अब इस तरह की ज़मीन दोस्तों उन्हें कहाँ मिलने वाली थी, ये भी इनके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था। उन्होंने नील के फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए, वहाँ के किसानों को हटा दिया। इससे टकराव और तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो जहाँ फर्टाइल ज़मीन थी वहाँ से किसानों को हटाया जाता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की स्थिति वहाँ पे बन जाती है। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और आसानी से दोस्तों उन्हें लेबर भी नहीं मिल पा रहे थे। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी इतना आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत थी।
मज़दूरों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी दोस्तों, जब ज़्यादातर मज़दूर धान के खेत में व्यस्त होते थे। बिकॉज़ जो राइस है और सटाइवा जिसे कहते हैं, इस राइस की खेती के लिए जब मज़दूरों की ज़रूरत होती है, जब मैन पावर की आवश्यकता होती है, उसी समय पे इधर दूसरे साइड इंडिगो कल्टीवेशन में भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है दोस्तों लेबर की। बट उस समय ज़्यादा खेती तो चावल की होती थी, तो ज़्यादा लेबर चावल की खेती में इंगेज रहते थे। बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए बहुत सारे बैलों की भी ज़रूरत होती थी। अगर हम बीघा के हिसाब से देखें दोस्तों, तो एक बीघा को कल्टीवेट करने के लिए 2 प्लो की आवश्यकता है, राइट। तो देखा जाए तो 1000 बीघा को कल्टीवेट करने के लिए 2000 प्लो की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से दोस्तों, नहीं इन्हें सिर्फ मज़दूरों की ज़रूरत नहीं थी, उसी तरह से बड़े तौर पर हल बैलों की भी ज़रूरत थी, राइट। बड़े पैमाने पर नीच की खेती के लिए सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। एक बीघा ज़मीन को कितने यहाँ पर हल बैल की आवश्यकता है, तो 2 हल चाहिए, 2 प्लो चाहिए। तो दोस्तों 2 प्लो को कितने बैल जोतेंगे, कितने बैल खींचेंगे? अगर एक प्लो को 2 बैल चला रहे हैं, राइट, एक प्लो को अगर 2 बैल चला रहे हैं दोस्तों, तो एक प्लो को अगर 2 बैल चला रहे हैं तो 2 प्लो को 4 बैलों की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी बैलों की भी ज़रूरत थी और प्लो की भी वहाँ पे आवश्यकता थी, राइट। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरतें होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल चावल के खेतों में व्यस्त होते थे, राइट। जिस समय किसानों को अपने खुद के खेत के लिए हल बैलों की आवश्यकता है, उसी समय ये जो नीच के कल्टीवेटर है, आई मीन ये इंडिगो के जो कल्टीवेटर है, नील के जो कल्टीवेटर नए आए थे, इन्हें भी हल बैल की ज़रूरत होती थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीच की खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचा रहे थे। Till the late of the 19th century, the planter were therefore reluctant to expand the area under the niche cultivation. Less than, देखा जाए दोस्तों, तो तकरीबन इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो इस व्यवस्था के अंदर 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन दोस्तों जो रैयती सिस्टम है इसके अंदर आती थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत। अब रैयत के लैंड पर इंडिगो, रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध पर सट्टा जिसे कहते हैं, या अनुबंध किया करते थे, राइट। सट्टा यहाँ पर जिसे कहा जा रहा है। अभी अनुबंध किस तरीके का होता था? कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर, दोस्तों कम ब्याज दर पर बागान मालिकों के द्वारा नकद में कर्ज दिया जाता था। नकद में पैसा दिया जाता था। कर्ज लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करा देते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा तो दोस्तों काश्तकारों का ही था, राइट, कल्टीवेटर का ही होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी, तो वह रैयत को नया कर्ज दे देते थे। और एक तरीके की ये जो साइकिल थी दोस्तों, ये साइकिल चल पड़ी थी। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the रैयत and साइकिल्स एक तरीके से देखा जाए तो फिर से चल पड़ती थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांटर्स के द्वारा लोन दिया जा रहा है, किन्हें? किसानों को। किसान लोन ले रहे हैं, बट लोन की एक शर्त यह है कि 25% जो उनकी ज़मीन है, इस ज़मीन पर उन्हें नील की खेती करनी होगी। कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होगी। अब 25% ज़मीन पर नील की खेती कर रहे हैं, नील किन्हें दिया जाएगा? नील खरीदने वाले कौन है? यही लोग हैं। जब इन्हें नील दे दिया जाएगा, इन्हें जब नील मिल जाता है, तो इन्हें अगले सीज़न के लिए किसानों को फिर से लोन मिल जाता है। तो एक तरीके के ट्रैप में यहाँ पे किसान फंस गए थे। ये साइकिल यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, लाइक, राइट। पेजेंट वेयर peasants who initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. शुरुआती समय में दोस्तों पेजेंट को ये चीज़ अच्छी लगने लगी थी, बट जल्द ही ये समझ गए कि किस तरीके का ये सिस्टम है, राइट। जो किसान पहले इन कर्ज़ों से बहुत आकर्षित थे,
उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी हार्श है, कितनी कठोर सिस्टम यह है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी न खत्म होने वाला होता था। समस्याएं दोस्तों और भी थी। बागान मालिक ये भी चाहते थे कि किसान नील की खेती वहीं पर करे, उसी ज़मीन पे करे, उनकी ज़मीन के उस हिस्से पे करे जो उपजाऊ है, जो फर्टाइल है, जो अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ देयर लैंड, राइट। तो ये इस तरीके की समस्या भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। लेकिन नील के साथ परेशानी यह भी थी दोस्तों कि नील की जो जड़ें है, ये इस प्लांट की जो रूट है ये काफ़ी गहरी जाती है और मिट्टी के जो सारे पोषक तत्व होते हैं इसे इसे ग्रहण कर लेती है, इसे ले लेती है। तो इस वजह से देखा जाए दोस्तों तो उस फर्टाइल लैंड पर जहाँ पर नील की खेती की जा रही है, नेक्स्ट सीजन भी अगर आप कोई दूसरी खेती करेंगे तो उस खेती पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, राइट। ये प्रॉब्लम भी फार्मर्स उस समय फेस कर रहे थे। अब दोस्तों इसी वजह से आगे एक नील विद्रोह के बारे में हम देखने वाले हैं। नील विद्रोह होता है और उसके बाद किस तरीके से चीज़ें चलती है। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर इन मार्च। देखिए मार्च ब्लू रिबेलियन की यहाँ पर हम बात करें, नील विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये सब कैसे हुआ। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों रेबिलियन हमें देखने को मिलता है और ये होता है 1859 में। जो थाउजेंड्स ऑफ रैयत थे, इन्होंने बंगाल के इंडिगो को ग्रो करने से इनकार कर दिया, राइट। और ये रिबेल बहुत जल्द, ये जो विद्रोह था ये बहुत जल्दी फैल भी गया, तेज़ी से फैला। रैयतों ने बागान मालिकों को भी लगान चुकाने से इनकार कर दिया, राइट, कि अब हम लगान भी नहीं चुकाएंगे। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील के फैक्ट्री पर हमला करने लगे। और दोस्तों जो नील की फैक्ट्रीज थी, इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी, इस पे अटैक्स होने लगे और ये अटैक रैयतों के द्वारा किए जाने लगे। औरतें भी पीछे नहीं थी। औरतों ने बर्तन लेकर औरतें भी लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिए गए। मतलब जो लोग बागान मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों को एक तरह से सामाजिक बहिष्कार इन लोगों का किया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल के लिए जो लोग आते थे दोस्तों, राइट, या जो एजेंट्स आते थे, इनकी भी पिटाई की जाने लगी। रैयतों ने एक तरह से कसम खा ली कि वे ना नील की खेती करेंगे और ना नील की खेती करने के लिए बागान मालिकों से कर्जा लेंगे, ना ही उनके जो लठेत होंगे इन लठेतों से वो डरेंगे। तो एक तरीके से ये सब चीज़ें नील की खेती करने वाले रैयतों ने डिसाइड कर ली थी। नील के किसान अब चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? ये यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बगावत करने की प्रेरणा, बगावत करने की ताकत नील किसानों को कहाँ से मिली? ये ताकत इनके पास कहाँ से आई? इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। नील की खेती जो थी एक दमनात्मक खेती थी। किसानों के लिए ये खुशी की खेती नहीं थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते हैं, इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कभी कभी होता है, राइट। जो लोग दबे हुए होते हैं ये हमेशा बगावत नहीं करते हैं, ऐसा सिर्फ कभी कभी हमें देखने को इतिहास में मिलता है। तो ऐसा बंगाल में क्यों हुआ? 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थायी जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिला है। यहाँ पर आप ये कलर्ड लाइन देख सकते हैं। इन 1859, the Indigo Rayat felt that they had the support of the local zamindar and village headmen in their rebellion against the planter. In many villages, headsmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasants and fought fierce battle with the लठियाल्स। देखिए जो ये जो लठियाल्स होते थे, जो लठ वाले लोग होते थे, इनके अगेंस्ट इनकी फाइट होती थी। बिकॉज ये जो ग्रोवर थे दोस्तों, जो इन्हें बागान मालिक थे, ये इनके माध्यम से ही अपनी व्यवस्था चलाए हुए थे, किसानों को डराए हुए थे, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए जो तो लोकल जमींदार इस व्यवस्था से जो दुखी थे, इन लोगों ने भी किसानों का साथ दिया, राइट। आगे चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिक
बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन लोगों ने दोस्तों नील किसानों को इकट्ठा किया, और जो लठियाल थे, जो लठ के साथ रक्षा करते थे बागान मालिकों की, इनके आमने सामने ये लोग आ गए। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो दोस्तों, ज़मींदारों की ज़मींदारी पे एक तरीके का एक ख़तरा था, इसीलिए ज़मींदार भी इस तरीके की चीज़ कर रहे थे। ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबी लीज पर इनसे ज़मीन ले ली जाती थी। नील के किसानों को दोस्तों ये भी लग रहा था कि अंग्रेज़ी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ दे रही है। देखिए, ये एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नील किसानों के बीच में और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में। जो बात ये किसानों तक कन्वे करना चाहते थे, उसे किसान इस तरीके से लेकर चलते हैं। ये किस तरह से होता है, इसके बारे में बात अब हम करने वाले हैं। तो नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनके साथ है। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह की पॉसिबिलिटी से दोस्तों डरी हुई थी। एक तरीके से देखा जाए तो ये इस बारे में काफ़ी ध्यान दे रही थी। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर आई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। तो दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो विंटर का सीज़न चल रहा था, बट इस विंटर सीज़न में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन इलाकों का टूर किया, इन इलाकों का दौरा किया, और ये ऐसा होते हुए किसानों ने भी देखा था। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशल ईडन राइट ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये जो एक नोटिस आई थी, जिसमें ये बात साफ की गई थी कि भाई, ये जो रैयत है, इन्हें नील अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन ही मान लिया था। तो देखिए, एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो ईडन जिस तरीके की कोशिशों में लगा हुआ था, उसकी कोशिशों का परिणाम ये हो गया कि किसानों को एक तरह से ये फीलिंग आ गई कि भाई, हमें ही सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, राइट। बट ब्रिटिशर्स क्यों डरे हुए थे, ब्रिटिशर्स क्यों इतने चिंतित थे इस विद्रोह से? वो इसलिए चिंतित थे दोस्तों कि 1857 का विद्रोह अभी अभी हुआ था, और उसके नेक्स्ट 2 ईयर में ही ये चीज़, 1 साल बाद ही देखा जाए तो वो इस चीज़ का सामना कर रहे थे, और वो कोई बड़ा विद्रोह नहीं चाहते थे, बड़े विद्रोह से बचना चाहते थे। एज द रिबिलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम द कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही दोस्तों बगावत की खबर फैली, राइट, बगावत की खबर फैली, जो इंटेलेक्चुअल थे, ये इस एरिया में आ गए। दे रोट मिजरी ऑफ द रैयत, और रैयतों के बारे में दोस्तों ये लोग लिखने लगे, जिससे ये खबर दूर तक फैली, और रिबिलियन होने के डर से गवर्नमेंट ने दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो जो असॉल्ट यहाँ पर हो रहा था, इसे रोकने के लिए मिलिट्री का भी यूज़ किया। ओके। और एक इंडिगो कमीशन भी सेटअप किया। अब इस इंडिगो कमीशन ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट दी, और अपने रिपोर्ट में इसने जिस तरीके से बागान मालिक काम कर रहे थे, इसे क्रिटिसाइज़ किया, और कल्टीवेटर के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो ज़बरदस्ती इन पे हो रही थी, इस पर भी प्रकाश डाला। तो एक तरीके से दोस्तों, इस कमीशन की रिपोर्ट ने ये बात बताई कि जो रैयत है, इन रैयतों के लिए, और कमीशन में इस बात को भी कहा गया रैयतों से कि जो एग्जिस्टिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन कर रखे हैं, इसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कीजिए, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के बाद अगर रैयत चाहे तो नेक्स्ट टाइम ये रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये इस प्लांट को ग्रो नहीं करेंगे, इंडिगो कल्टीवेशन को ग्रो नहीं करेंगे। तो ये रिवॉल्ट इस तरीके से दोस्तों शांत कर दिया जाता है, और इंडिगो प्रोडक्शन पे इसका काफ़ी बुरा असर हुआ। ये प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया बंगाल में, तो ये भी हमें देखने को मिला। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस टू बिहार, और दोस्तों अब ये जो प्लांटर थे, ये बंगाल से बिहार की ओर चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th century, their business was severely affected, but
they managed to expand production. 19th सेंचुरी में दोस्तों सिंथेटिक डाई की डिस्कवरी होने के बाद देखा जाए तो इसका काफ़ी बुरा असर हुआ। इस डिस्कवरी से काफ़ी अफेक्ट हुआ ये इंडिगो का बिजनेस। बट फिर भी ऐसी स्थिति में भी जो इंडिगो ग्रोवर थे, इंडिगो को ग्रो करने वाले थे, बागान मालिक थे, इन्होंने एक तरीके से एक रास्ता ढूंढ ही लिया था, एक रास्ता तलाश ही कर लिया था कि कैसे इसका प्रोडक्शन एक्सपांड किया जा सके। जब महात्मा गांधी दोस्तों साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो बिहार के एक पेजेंट ने उन्हें चंपारण आने के लिए न्योता भेजा था कि दोस्तों वहाँ पर जो इंडिगो कल्टीवेटर है ये किस तरीके से इंडिगो किसानों का शोषण कर रहे हैं और उनकी हालत ख़राब है। महात्मा गांधी ने 1917 में दोस्तों इस एरिया को विज़िट की थी और चंपारण्य में इन्होंने एक तरीके से सत्याग्रह किया था, जिसका असर बाद में हमें देखने को मिलता है। राइट। Mahatma Gandhi visit in 1970 marked the beginning of the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। और ये सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर, ये मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी ये इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट थी। राइट। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में जो कुछ चीज़ें हमने देखी आपको अच्छे से समझी होंगी। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में इससे जुड़ी हुई आपकी जो राय है ये शेयर कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि इंडिगो प्लांटर जो थे ये जो किसानों के साथ कर रहे थे क्या ये सही था, और किसान किस तरीके से इनके ट्रैप में फंस गए थे। राइट, इनके ट्रैप में फंस गए थे। क्या इन दिनों में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। राइट। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो चुका है। इसे देखने के बाद इसे लाइक या डिसलाइक करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। एक बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए इस लेसन को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।